Hello and welcome to our discussion on sampling designs. Now, a couple of lectures ago हमने बात की थी सैम्पल डिज़ाइन की। तो अगर हम सैम्पल डिज़ाइन और सैम्पलिंग डिज़ाइन के अंदर फ़र्क देखने की कोशिश करें कि ये दो अलग अलग चीज़ें क्यों हैं, क्यों हम इनको अलग से डिस्कस कर रहे हैं, तो सैम्पल डिज़ाइन वॉज बाय एंड लार्ज कि एक डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। किसी भी चीज़ का जब हम डिज़ाइन देखते हैं, कार का डिज़ाइन देखते हैं, एक स्कूटरेट का डिज़ाइन देखते हैं, एक ड्रेस का डिज़ाइन देखते हैं, घर का डिज़ाइन देखते हैं, फ्रंट देखते हैं हम एक घर का कि इसका तो डिज़ाइन बहुत सुंदर लग रहा है, एक शहर का डिज़ाइन बहुत अच्छा है, गार्डन का डिज़ाइन बहुत अच्छा है। तो उस डिज़ाइन से क्या मतलब होता है, एक पेड़ की कटिंग कर देते हैं हम एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर, डिज़ाइन के अंदर, तो उस डिज़ाइन का क्या मतलब है कि हाउ थिंग्स आर बीइंग केप्ट ओवर देयर, अलग अलग चीज़ों का कैसे ध्यान रखा गया है। जब हम कार की बात करते हैं तो उसमें इंजन कहाँ पर प्लेस्ड है, थोड़ा सा लेफ्ट में है, राइट में है, फ्रंट में है। स्कूटरेट्स के अंदर इंजन पीछे रखा हुआ होता है, टायर का साइज़ कैसा रहेगा, ग्राउंड क्लियरेंस कैसी रहेगी, तो ये सब चीज़ें कहाँ आई, ये कार के डिज़ाइन में आई। तो वैसे ही जब हमने सैम्पल डिज़ाइन की बात की थी तो हमने देखा पैसा कहाँ से आएगा, कौन लोग जाकर के डेटा कलेक्ट करने वाले हैं, वो टीम कौन सी होएगी, 10 जने होंगे या 50 जने होंगे जो बाहर जाएंगे और डेटा कलेक्ट करके लाएंगे, कौन सा टूल यूज़ करेंगे, क्वेश्चनेयर यूज़ करेंगे, शेड्यूल यूज़ करेंगे, इंटरव्यू यूज़ करेंगे, पैसा कहाँ से आएगा, कौन ये रिसर्च करवा रहा है, जो रिसर्च करवा रहा है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे को कहाँ पर पता पड़ी, सैम्पल डिज़ाइन में। कौन जाके डेटा कलेक्ट करेगा, कौन पैसा दे रहा है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टूल क्या रहने वाला है जिससे डेटा कलेक्शन होगा। उसी सीरीज के अंदर एक स्टेप ये भी था, सैम्पलिंग डिज़ाइन। सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या था कि जो डेटा हम लेने वाले हैं वो किन से कलेक्ट करना है, कौन कलेक्ट करेगा, मेरी टीम कलेक्ट करेगी, किस टूल से कलेक्ट करेंगे, क्वेश्चनर से करेंगे, शेड्यूल से करेंगे। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो यहां पर हमने देखी वो थी कि एक तो कौन जाकर के पूछेगा, एक वो किससे पूछेगा, और जब उससे डेटा कलेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, थ्रू इंटरव्यू, शेड्यूल, क्वेश्चनर, किस तरह से, ये बात हुई हमारी। तो टूल क्या रहने वाला है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, क्वेश्चनर्स क्या होते हैं, इंटरव्यूज क्या होते हैं, शेड्यूल्स क्या होते हैं, उनकी क्या एप्लीकेबिलिटी है। कौन जाके डेटा कलेक्ट करेगा, मेरी टीम जाकर के डेटा कलेक्ट करेगी, जो मेरे रिक्रूट्स होंगे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, मेरी कंपनी में जो भी मेंबर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, वो लोग जाके डेटा कलेक्ट करेंगे। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये किन से पूछना है, वो कैसे डिसाइड होगा, सैम्पलिंग डिजाइन में किन से पूछना है। हाँ, अब किन से जाकर के पूछेंगे वो दो तरह से हो सकता है। इट कुड बी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिजाइन, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिजाइन। मतलब मेरी डिजाइन ऐसी हो कि सबकी बराबर प्रोबेबिलिटी है। अगर 100 जने हैं तो हर एक जने के सिलेक्शन का चांस क्या है, 1/100, 1/100, 1/100, 1/100, 1/100। अब कैसे हम कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिजाइन, आप उन 100 जनों का नाम लिखिए एक चिट के ऊपर, एक बॉक्स के अंदर डाल दीजिए, शफल कर लीजिए और उसमें से रैंडमली 10 जनों का नाम निकाल लीजिए। दिस इज रैंडम सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिजाइन के अंदर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग डिजाइन। क्यों है ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिजाइन, क्योंकि सभी का बराबर चांस है। वो जो बॉक्स पड़ा है जिसके अंदर सारी चिट्स पड़ी हुई हैं, हर एक चिट के पिक होने का चांस क्या है, 1/100, और मेरे को 10 ऐसी चिट्स उठानी है। तो एवरी चिट स्टैंड्स इक्वल नेम, और उस चिट पे जिसका नाम होगा वो मेरा रिस्पोंडेंट होगा। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिजाइन, क्योंकि सबका सेम प्रोबेबिलिटी है। और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्यों हो गया, क्योंकि कोई बायस नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, रैंडमली नाम निकाले जा रहे हैं। हाँ, इस मेथड के अंदर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि सब 100 रिस्पोंडेंट्स का नाम पता होना चाहिए। अब ऐसे में अगर मैं कह देता हूं कि मैं राजस्थान लेवल का सर्वे करना चाहता हूं तो मेरे को सबका नाम तो पता हो नहीं सकता। हाँ, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहां यूज हो सकती है, वेयर वी आर टॉकिंग ऑफ थिंग्स लाइक आप मारुति की आफ्टर सेल सर्विस से सेटिस्फाइड हैं या नहीं। तो अब इसमें मेरा जो पॉपुलेशन हो गई वो खुद क्या हो गई, जिसने मारुति खरीदी है। एंड ऑब्वियसली जब हम कार खरीदते हैं तो अपना एड्रेस और कागज़ देते हैं, तो मैं वहाँ से उनसे बात करके निकलवा सकता हूँ कि आप उनकी जिन जिन ने भी मारुति खरीदी है उनका डेटा मुझे दीजिए, कि फ़ोन दे दीजिए या ईमेल दे दीजिए, एड्रेस दे दीजिए, मैं सर्वे कर रहा हूँ। हाँ, वो मुझे नहीं देंगे, मान लीजिए मारुति अगर कोई सर्वे करवाती है तो वो किसी अपनी टीम को दे देगी कि इन लोगों से पूछ लीजिए, आप फ़ोन करके, ईमेल करके। हमारे पास कई बार फ़ोन आते हैं कि आप इसकी सर्विस से सेटिस्फाइड हैं, तो वो इस तरह का सर्वे ही चल रहा है। नाउ हाउ इज दैट सर्वे कंडक्टेड, कि हमारे पास सारे मारुति ओनर्स का नंबर पड़ा हुआ था, हमने डिसाइड किया कि ठीक है उन सबका नाम लिख के एक चिट में डाल देते हैं और उसमें से रैंडमली नाम निकाल लेंगे। नाम लिखना लंबा पड़ता है, आप उनको एक्सेल की फाइल में कॉपी पेस्ट कर लीजिए सब नाम को, और नंबर्स रैंडमली निकाल लेंगे। नंबर लिख देंगे 1 से लेकर 10,000 तक,
9000 नंबर निकला है तो जो 9000 पे नाम लिखा हुआ है उससे बात की जाएगी। हाँ, अब अगर आप चिट नहीं निकालना चाहते हैं, आपको ये लेंदी प्रोसेस लग रहा है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग डिज़ाइन का कि कैसे इतने सारी चिट्स बनाई जाएंगी, निकाली जाएंगी, नो इश्यूज़। आप क्या कीजिए, जो हमने लास्ट टाइम बात की थी, रैंडम टेबल का यूज़ कर लीजिए, रैंडम नंबर का यूज़ कर लीजिए। एक्सेल के अंदर भी रैंडम नंबर का फंक्शन होता है, तो आप उसको यूज़ कर लीजिए। उसमें कोई भी रैंडम नंबर आता है, मैं उस नंबर पे जाऊंगा और उस पर जिसका नाम है उससे बात कर लूंगा। तो सो लॉन्ग एज यू हैव अ लिस्ट ऑफ ऑल द रिस्पॉन्डेंट्स, ऑल द पॉपुलेशन, जो कंप्लीट पॉपुलेशन मेरी होने वाली है, जैसे कि सब मारुति ओनर्स, वो सब मेरी पॉपुलेशन है, यू कैन गो फॉर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग डिज़ाइन। अलग अलग तरह से अप्रोच किया जा सकता है, लिस्ट निकाली जा सकती है, रैंडम नंबर से उनको सॉर्ट करके लिखा जा सकता है, वैसे ही रैंडमली खड़े हो जाएं, जो जना सर्विस कराने आएगा उससे पूछ लें। तो डिफरेंट मैकेनिज्म्स आर पॉसिबल फॉर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग डिज़ाइन। बट इंपॉर्टेंट थिंग इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग डिज़ाइन इज कि मेरे को पॉपुलेशन की एग्जैक्ट डिटेल्स होनी चाहिए, तब मैं उसको प्रॉपरली रैंडमाइज कर सकूंगा। अदरवाइज थोड़ा सा एक हैंडीकैप हो जाता है कि आपने तो कह दिया कि लिस्ट निकाल लीजिए, अब मेरे को क्या पता राजस्थान में सब लोगों के नाम क्या हैं। फॉर दैट मैटर, अगर मैं एक सिटी के लेवल पर भी कर रहा हूँ, अगर एक कॉलोनी के लेवल पर भी कर रहा हूँ, तो कॉलोनी में भी हज़ारों लोग होते हैं, उनका मेरे को सबकी डिटेल्स सब नहीं पता हो सकती। तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा ये हाथ फंस जाता है। बट इन एनी केस दिस इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग डिज़ाइन। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन के अंदर दो हैं, जिनमें से सिंपल रैंडम भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स रैंडम भी हो सकती है। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी। नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या होता है मेरे को कुछ नॉलेज है पॉपुलेशन की, तब मैं जाकर के डिसीजन अकॉर्डिंगली लेता हूँ। और मेरे को पता है कि मेरी क्वेरी इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है, ठीक है, हेल्पेज इंडिया का कलेक्शन करना है, 10 जनों से डोनेशन कलेक्ट करना है, मैंने कन्वीनियंस सैम्पलिंग से कोई भी 10 जनों को जो मिले उनसे पैसा ले लिया, किसी ने 5 रुपीज़ दिए, किसी ने 50 रुपीज़ दिए, डोनेशन का कलेक्शन हो गया, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। वहीं पे मेरे को पता है कि मेरी क्वेरी का जवाब जो है वो सिर्फ साइंटिस्ट दे सकते हैं, प्रोफेसर्स दे सकते हैं, तो जजमेंटल सैम्पलिंग, मैं सिर्फ प्रोफेसर्स को कॉन्टैक्ट करूंगा, और प्रोफेसर्स में भी किन को कॉन्टैक्ट करूंगा, जो उस डिसिप्लिन के प्रोफेसर्स हैं। अब यहां पे क्या हो गया, बाकी सब प्रोफेसर्स का चांस कम हो गया। यहां पे क्या हो गया, जो लोग पास में हैं उनकी तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो गई सिलेक्ट होने की, लेकिन जो मेरे से दूर रहते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कम हो गई। हमारे को तो हेल्पेज इंडिया का कलेक्शन करना था, कहीं से भी 10 जनों से लिए जा सकते थे डोनेशंस, लेकिन यहाँ चांस किसका ज़्यादा हो गया, घर के आसपास जो है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटीज आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। एक जने के सेलेक्ट होने का चांस 60% है, दूसरे का 40% है, तीसरे का तो चांस ही नहीं है, 0% है। ये एग्जाम्पल हम ले चुके हैं 2-3 बार, लास्ट लेक्चर में भी लिया था। तो आई अज्यूम नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी का डिफरेंस अब हमारे को थोड़ा क्लियर हो गया है कि हर एक के सिलेक्शन का सेम चांस है प्रोबेबिलिटी, हर एक के सिलेक्शन के अलग अलग चांस है डिपेंडिंग ऑन वट एवर पैरामीटर, हो सकता है जजमेंट हो सकता है कन्वीनियंस हो सकता है डेलिबरेट या पर्पसिव हो, किसी भी कारण से अलग अलग है। ये बात हुई प्रोबेबिलिटी के अंदर। लास्ट टाइम वी टॉक्ड अबाउट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग डिजाइन। इसमें एक छोटा सा लक्यूने ये है कि आपको लिस्ट पता हो तब मैं उनको रैंडमाइज कर पाऊंगा। हाँ, मॉल से डेटा कलेक्ट करना है और अपने टाइम को रैंडमाइज कर लिया, दैट इज इक्वली गुड, तो उस केस में तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग चल जाएगी। लेकिन अगर कहीं ऐसा है कि मैं नाम इन्यूमरेट करना चाह रहा हूं और लोगों को डायरेक्टली रैंडमाइज करना चाह रहा हूं, तो फिर ये स्कीम चलेगी नहीं अनलेस यू नो नेम्स ऑफ ऑल पीपल। तो ये यूज होती भी है, यूज करते भी हैं, लेकिन कहीं थोड़ा बायस से थोड़ी सी ये खराब हो जाती है, थोड़ा सा बायस क्रीप इन कर जाता है, थोड़ी सी मेरे अंदर कन्वीनियंस क्रीप इन कर जाती है, तो देयर इज अ चांस कि थोड़ा सा इधर उधर हो जाए डेटा। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए वी मूव ऑन टू कॉम्प्लेक्स रैंडम सैम्पलिंग डिज़ाइंस। अब हम ऐसी डिज़ाइंस तैयार करेंगे जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होंगी, लेकिन ये जो बायस से हमारी रिसर्च खराब हो रही है, डेटा थोड़ा सा करप्ट हो रहा है। क्या बायस है कि लंच से पहले पहले आधा डेटा लेना है, जो इजीली एक्सेसिबल है उनसे ये डेटा ले लेता हूँ, जो लोग रुक गए इजीली उन्हीं से पूछ लेता हूँ, थोड़ा सा एफर्ट नहीं करता हूँ दूसरों को रोकने का। तो ये थोड़ा सा बायस इसके अंदर आ सकता है। इन चीज़ों को कोशिश करेंगे कि थोड़ा ओवरकम कर सकें इन कॉम्प्लेक्स रैंडम सैम्पलिंग डिज़ाइंस। कॉम्प्लेक्स रैंडम सैम्पलिंग डिज़ाइंस अगर हम यहाँ देखें तो कौन कौन सी हैं जो हम देख रहे हैं। कॉम्प्लेक्स रैंडम सैम्पलिंग डिज़ाइंस कौन कौन सी हैं जिनको आज हम बात करेंगे। वी हैव सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग,
Then we have cluster sampling. Then we have multi-stage sampling. Then we have sampling with probability proportional to size. And lastly, we have sequential sampling. तो सभी डिजाइन्स के अंदर मोस्ट एलैबोरेट जो डिजाइन है वो कौन सी है? कॉम्प्लेक्स रैंडम सैम्पलिंग डिजाइन। अगर यहां पर इनको हम तीन भी कैटेगरी बना देते हैं तो लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई थी कि ब्रॉडली कैटेगरीज तो दो ही हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, बट कॉम्प्लेक्स रैंडम सैम्पलिंग डिजाइन इतनी एलैबोरेट है, इतने मेथड्स हैं, इतना रैशनलाइजेशन है इसके अंदर कि ये अपने आप में एक मेथड है ऑफ सैम्पलिंग डिजाइंस, अपने आप में एक कैटेगरी क्लासिफिकेशन है ऑफ सैम्पलिंग डिजाइंस, कॉम्प्लेक्स रैंडम सैम्पलिंग डिजाइंस। तो लेट अस स्टार्ट विद व्हाट इज सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के अंदर हम क्या करते हैं? अब मेरे को रेंडमाइजेशन करना है, मैं अपना बायस नहीं रखना चाहता हूं कि भाई मैं किससे पूछ रहा हूं डेटा, क्या मैं गांव वालों से पूछ रहा हूं, क्या मैं यूथ से पूछ रहा हूं, क्या मैं ओल्ड एज से पूछ रहा हूं, तो मैं अपना बायस नहीं लाना चाहता। व्हाट हैपेंस इज कि कहीं ना कहीं जब हम डेटा कलेक्शन के लिए जाते हैं तो नोइंगली अननोइंगली हमारी कन्वीनियंस क्रीप्स इनटू इट्स, स्टेप्स इन। मैंने दो लड़कों को और दो लड़कियों को कहा कि जाइए आप 20-20 जनों से डेटा कलेक्ट करके लाइए। आज असाइनमेंट दी है कि यू 4 जनों को असाइनमेंट दी है, 25-25 जनों से चलिए मिलकर आइए और कल मेरे पास 100 जनों का डेटा होना चाहिए। ना व्हाट विल हैपन इज, जहां तक हो सकेगा गर्ल्स विल ट्राई टू अप्रोच फीमेल्स। वो अगर किसी को रोकेंगी भी कि आप डेटा दे दीजिए, मॉल के अंदर 4 बच्चों को एक बड़े सारे मॉल के अंदर छोड़ दिया है कि आज अपने को सब जनों को 25-25 जनों का डेटा कलेक्ट करना है, तो जो गर्ल्स होंगी वो किस तरह के लोगों को रोकने की कोशिश करेंगी? जहां पर फीमेल्स हों, जहां पर फैमिलीज हों, जहां पर कपल्स हों, वो उनको रोकेंगी और उनसे क्वेश्चन डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करेंगी, उनसे क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेंगी। तो अब ये जो एक बायस आ रहा है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि गर्ल्स क्या करेंगी, थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होगी, उनको अगर लग रहा है कि कोई गांव वाला है, ये पता नहीं कैसे बोलेगा, पता नहीं हमारे को भाषा एक दूसरे की समझ में आएगी नहीं, क्या पता ये अपनी बिल्कुल रीजनल लैंग्वेज में बोलेगा, तो उसके अंदर एक बायस आ गया है कि वो जो फैमिलीज आ रही हैं, जो सोफिस्टिकेटेड लग रही हैं उसको, जो फीमेल्स आ रही हैं वो उन्हीं से अपना डेटा कलेक्ट कर लेगी। 25 जनों से ही तो पूछना है, 25 फैमिलीज, 25 कपल्स, 25 फीमेल्स आ ही जाती हैं, तो शील बी स्क्यूड, शील बी बायस्ड टुवर्ड्स सच रिस्पोंडेंट्स। अब आप देखिए, जब ये 2 लड़कियां 50 जनों से पूछ करके आएंगी तो क्या उनके डेटा में बायस होगा या नहीं होगा? वो एक ही तरह के लोगों से मिल रही है, जो फैमिली टाइप के लोग हैं, जो कपल्स हैं, वो एक पर्टिकुलर तरह की ही शॉपिंग करने मॉल में आए होंगे। वहीं पे कोई गांव वाला आ रहा है, वो कोई मोबाइल लेने आ रहा होगा, कोई दरी लेने आ रहा होगा, कोई खेस लेने आ रहा है, हो सकता है कोई गिफ्ट लेने के लिए आ रहा है, हो सकता है कोई किचन का सामान लेने के लिए आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने उनको इग्नोर कर दिया। कि बच्चे आए हुए होंगे, लड़के आए हुए होंगे, लड़कों के ग्रुप्स हैं, वो घूमने आ गए, मैकडी जा रहे हैं, तो अब वो मिस हो गए। अब हमारे पास सारे के सारे किस तरह के लोग आ गए? एक ही तरह के आ गए, जहां पर फीमेल्स हैं, तो कहीं ना कहीं उनका शॉपिंग पैटर्न जो है, जो उनके रिस्पॉन्स पैटर्न्स हैं, वो एक तरह के होने लग गए। लड़के आए हैं खाली विंडो शॉपिंग के लिए आ गए, मोबाइल चेक करने के लिए आए हैं, लड़के आए हैं 2 घंटे घूमने के लिए आ गए, तो कहीं ना कहीं एक पैटर्न आने लग रहा है। उन लोगों को कंप्लीटली मिस कर दिया इन लड़कियों के रिस्पॉन्सेज ने। जो 2 गर्ल्स थी हमारी, उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा सा बायस आ गया। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो उन्होंने गलत किया, ये बायस हर एक के अंदर आता है। कल भी हमने एग्जाम्पल लिया, उसमें मेरे अंदर बायस आ रहा था कि भाई लंच आ रहा है तो लंच से पहले पहले डेटा कलेक्ट कर लूँ काफ़ी सारा, तो बायस आता है क्योंकि हमारा काम करने का तरीका इस तरह का होता है ना। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या करती है? ऐसा बायस ना आए। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या करेगी? उन रिस्पोंडेंट्स को कह देगी कि एवरी 4th रिस्पोंडेंट जो
एंटर कर रहा है उससे आप पूछेंगे, और उस फोर्थ के बाद 3 छोड़ के एवरी 7th जो आ रहा है, मतलब वी हैव 4 रिस्पोंडेंट्स, 4 कलेक्टर्स A B C एंड D। मैं उनको क्या कह दूंगा कि आप पिछले के 4 बाद में पूछेंगे, ये पिछले के 3 बाद में पूछेगा, ये पिछले के 5 बाद में पूछेगा, ये पिछले के 6 बाद में पूछेगा। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, जैसे ही मॉल ऑपरेटिव होता है ये 4th इंडिविजुअल से डेटा कलेक्ट कर लेगा। अब वो इंडिविजुअल लड़का हो, लड़की हो, कपल हो, फैमिली हो, गांव का हो, रूरल हो, अर्बन हो, ओल्ड हो, यंग हो, यूथ हो, चाइल्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने मॉल ओपन होने से, क्योंकि मेरे को कहा गया था कि एवरी 4th पर्सन दैट वॉक्स इन आफ्टर द प्रीवियस रिस्पॉन्स, अभी तो हमने शुरू किए रिस्पॉन्सेस, तो 4th से ले लेगा। ये क्या करेगा, 4 के बाद जब 4th से हमने बात कर लिया, हिल वेट, 1 जना निकल जाए, 2 जने निकल जाए, 3rd जो अब आएगा उससे हम बात करेंगे। तो ये इसने किससे बात की, दिन भर में जो 7th इंडिविजुअल स्टेप्ड इन उससे इसने बात कर ली। इसको क्या बोला है, पिछले के 5 बाद में आपसे को बात करनी है। तो इसका मतलब हिल वेट, 7 जने तो हो गए सुबह से, 8 9 10 11, 4 जने निकल के, 5वां जो आएगा उससे मैं रिस्पॉन्स लूंगा, क्योंकि मैंने इनको इसी तरह से कह दिया, एक सिस्टम बना के दे दिया। ये किससे बात करने वाला है, जब ये कैंडिडेट रिस्पॉन्स देके चला गया तो हिल वेट, और जो 6th आएगा इसका मतलब हिल टॉक टू 18th। अब इन सब ने अपना एक एक रिस्पॉन्स कलेक्ट कर लिया है। ये कब रिस्पॉन्स कलेक्ट करने वाला है, प्रीवियस के 4 मिनट्स बाद, 4 रिस्पॉन्सेज, 4 कस्टमर्स बाद या वॉक-इन्स बाद। तो 18 तक तो यहाँ आ गए, 18 के बाद 3 का वेट होगा और जो 4th आएगा उससे ये रिस्पॉन्स ले लेगा। तो 18 और 4 का चौथे का लेना है, तो 22 और 3 25th जो वॉक इन होगा हमारे मॉल में उससे रिस्पॉन्स ले लिया जाएगा। 25 एंड 5 30th वॉक इन से ये लेगा, 30 एंड 6 36th वॉक इन से ये डेटा ले लेगा। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, सब जनों के पास डेटा आ रहा है और कंप्लीटली रैंडम आ रहा है। हमारे डेटा के अंदर हमने कोई पैटर्न छोड़ा नहीं है। यहां पर वी आर टॉकिंग टू रैंडम पीपल, 4th 7th 12th 18th 22nd 25th 36th। और इस तरह से आप देखिए जब 25 जनों का डेटा आएगा, क्या हुआ, 36th से आ गया डेटा। नेक्स्ट डेटा कहां से आएगा, 36 + 4 40, 40 + 3 43, 43 + 5 48 + 6। तो हम सुबह से खड़े हैं और हमने 54th जो एंट्री हुई उससे डेटा कलेक्ट किया, और उससे डेटा किसने कलेक्ट कर लिया, डी ने। तो हमने यहाँ एक सिस्टम भी डाल दिया है और उसमें रेंडमाइजेशन भी आता रहेगा, क्योंकि आई एम नॉट श्योर के 5 छोड़ के कौन आएगा। ऐसा नहीं है कि हर 5 छोड़ करके एक स्टूडेंट ही आ रहा है, हो सकता है 2 स्टूडेंट अभी आ जाए, 2 फीमेल्स बाद में आ जाए, 3 बुजुर्ग बाद में आ जाए। तो वी आर नॉट श्योर कि कब कौन आने वाला है। तो ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच हो गई। दूसरी सिस्टमेटिक अप्रोच क्या हो सकती थी, मैं इसको बोल देता कि आपको 25 जो डेटा कलेक्ट करने हैं, आप कब कलेक्ट करेंगे, एग्जैक्ट 9 बजे जो आपके सामने आ रहा है, उसके बाद 9:30 जो आपके सामने आ रहा है, फिर एग्जैक्ट 10 बजे जो आपके सामने आ रहा है, 10:30 जो आपके सामने आ रहा है, 11 बजे जो सामने आ रहा है, 11:30 जो सामने आ रहा है। तो मैंने इसको एग्जैक्टली इस तरह का कह दिया। बी को मैं क्या कह सकता था कि यू विल बी कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम 9:10 पे जो आपके सामने आएगा, 9:40 पे जो आपके सामने आएगा। तो नाउ वी आर नॉट श्योर कि 9 o'clock कौन आने वाला है, 9:30 कौन आएगा, 9:10 कौन आएगा, 9:40 कौन आएगा। रैंडम आएंगे लोग, तो रैंडम ही आने वाले। तो जो रैंडमली आया मैंने उससे डेटा पूछ लिया, अपना क्वेश्चनर फिल करवा लिया, शेड्यूल फिल करवा दिया, अगर छोटा मोटा इंटरव्यू था तो इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया। सो द आइडिया इज सिस्टमेटिक के अंदर कोई सिस्टम होगा एक। ये सिस्टम हो सकता है कि मैं इतने बजे जो भी जना सामने आएगा, इतने बजे के बाद पहला रिस्पोंडेंट जो वॉक इन करेगा मैं उससे बात करूंगा, या एवरी 4th आफ्टर प्रीवियस रिस्पॉन्स, एवरी 3rd आफ्टर प्रीवियस रिस्पॉन्स, किसी भी तरह से चल सकता है। हाँ, यहां पर मैंने एक ही जने को छोड़ दिया होता तो मैं उसको क्या कहता था कि आप ऐसा कीजिए, फिबोनाची बनाइए। फिबोनाची सीरीज होती है जिसमें जो आगे आने वाला नंबर होता है वो क्या होता है, पिछले 2 का समेशन होता है। तो 1 सबसे पहले क्या आएगा, 0 0 के बाद 1, 0 and 1 1, 1 and 1 2, 2 and 1 3, 3 and 2 5, 5 and 3 8, 8 and 5 13, इस तरह से। अब मैंने उसको क्या कह दिया कि मॉल के अंदर वॉक इन करने वाले हर इस इंडिविजुअल से आप बात कीजिए, पहले इंडिविजुअल से बात कीजिए, दूसरे से कीजिए, तीसरे से कीजिए,
5वें से बात कीजिए, 8वें से बात कीजिए, 13th से बात कीजिए, 21st से बात कीजिए। तो ये भी एक पैटर्न है, ये भी एक सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है कि देयर इज सम सिस्टम। अब मेरा बायस नहीं आ रहा है कि ओ लंच आने वाला है, जल्दी से डेटा कलेक्ट किया जाए। इस सिस्टम ने खुद ने रैंडमाइजेशन ला करके डाल दिया है। तो इट कुड बी एनीथिंग। तो सिस्टमेटिक जो हमारी सैम्पलिंग है वो इस तरह से हो सकती है कि हमने उनको कह दिया कि भाई आप इतनी देर बाद आप 4 कस्टमर हैंड्स, 3 कस्टमर हैंड्स, 5 कस्टमर हैंड्स, 6 कस्टमर हैंड्स, या हमने इन सबको टाइम दे दिया कि इस टाइम के बाद जो भी जना पहला है उससे पूछ लेना, फिबोनाची दे दी। किसी भी तरह से मैंने सिस्टमेटिक कर दिया है उसको। और एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं कि 4 बच्चे लिए और उनको कहा कि आप अलग अलग कॉलोनीज में चले जाइए। अब जब वो कॉलोनीज में जा रहे हैं तो कॉलोनीज के अंदर कहीं सीक्वेंशियल नंबर होंगे। हमने उस बच्चे को कह दिया कहीं पर भी किसी भी घर में रैंडमली घुस जाना, पहले घर में 1st से लेकर 10th तक रैंडमली किसी भी घर में आप घुस जाना। इट कुड बी 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th। लेकिन अब जब जिस घर में घुसे हो नेक्स्ट 10-10 छोड़ के उससे घुसते जाना। जैसे कि फर्स्टली कोई जना लेट्स से रिस्पॉन्ड कलेक्टर ए है, वी हैव अगेन 4 कलेक्टर्स इन डिफरेंट कॉलोनीज, 4 एन्यूमरेटर्स इन डिफरेंट कॉलोनीज। ये मकान नंबर 3 में जाता है। अब मैंने इसको कह दिया कि आप हर 10th मकान में जाएंगे। तो 3 में गया है तो अब ये कहाँ जाएगा, 13th में जाएगा, 23rd में जाएगा, 33rd में जाएगा। अब ये रैंडमाइजेशन हो गया। हमारे को नहीं पता कि 3rd नंबर क्वार्टर जो है उसमें किस रिलीजन के लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, कितनी गाड़ियां हैं उनके पास, क्या प्लॉट साइज है, आई हैव नो आइडिया। 3rd के बाद 13th में जाना है। अगेन 13th में कौन रहता होगा मुझे नहीं पता, 23rd में कौन रहता होगा मुझे नहीं पता। तो अब हम जिन फैमिलीज को पूछते जाएंगे, हो सकता है किसी में स्टूडेंट्स रह रहे हो सकता है कोई खाली भी होगा, रैंडमाइजेशन हो गया। वहीं पे जो एन्यूमरेटर बी था वो जिस कॉलोनी के अंदर गया, ही स्टार्टेड हिज जर्नी विद 6th। मैंने उसको कह दिया था कि हर 10वें से पूछना है। हाँ, हर 10वां जरूरी नहीं है, आप देख लीजिए कितने मकान हैं और आपको कितने रिस्पॉन्सेस चाहिए। 100 मकान है और मुझे 10 रिस्पॉन्स चाहिए तो मैं कह देता हूँ एवरी 10th से पूछ लेना। तो इस तरह से क्या होगा, 10 रिस्पॉन्स आ जाएंगे। आपको 5 ही रिस्पॉन्स चाहिए, एवरी 20th से पूछ लेना। तो उस केस में क्या होगा, 66th, 26th, 46, 66, 86, इस तरह से आ जाएंगे 5 रिस्पॉन्सेस। 7 जनों से लेना है तो एवरी 12th में चले जाइए। एवरी 12th में जाने का मतलब क्या हो गया, 6th। एवरी 12th में जाने का मतलब लेट्स से ये यहाँ से शुरू है, 3rd, 3 और 12, 15, 27, 39, 51। 7 जनों से ही रिस्पॉन्स लेना था, 100 घर थे, इस तरह से कर सकते हैं। बट अब यहाँ पे मैंने इंश्योर कर दिया कि आई हैव नो क्लू। आपको कह दिया जाए रिस्पॉन्स लीजिए इस कॉलोनी के अंदर जाकर के, रैंडमली लेने। मैं अगर सिंपल रैंडम आपके ऊपर डाल दूंगा तो आप क्या करेंगे, विल स्टार्ट वर्किंग। जहां पे कोई जना घर के बाहर दिख जाएगा, कोई गाड़ी निकाल रहा होगा, किसी का गेट खुला होगा, आप उनसे पूछ लेंगे सर ये 2 क्वेश्चंस पूछने थे, आप प्लीज रिस्पॉन्स देंगे, मैं इस रिसर्च एजेंसी की तरफ से हूं, वी आर कलेक्टिंग डेटा। आपका आइडिया क्या रहेगा कि जो लोग दिख जाएं घर के बाहर, मैं उनसे डेटा ले लूं। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि लेट से आप 10-11 बजे गए, 10-11 बजे आपको घर के बाहर दिखने वाले लोगों का एक पैटर्न होगा। इसका मतलब इनके घर से अभी कोई ना कोई बाहर जा रहा है, तो कोई ना कोई सैलरीड आदमी बाहर जा रहा है, वो मिलेगा आपको, या कोई जना गेट बंद करने के लिए आया, वो मिलेगा। जबकि व्हेन यू रैंडमली स्टेप इन, कहीं पे कोई बुजुर्ग गेट खोलेगा, कहीं कोई बच्चा गेट खोलेगा, कहीं कोई बाहर जा रहा होगा, कहीं कोई होगा ही नहीं। तो वो रैंडमाइजेशन मिस हो गया। आपको एक ही तरह के लोग मिल रहे हैं जो घर से बाहर जा रहे हैं। सो दिस इज द आइडिया कि हम सिस्टमेटिक सैंपलिंग यूज करते हैं। सिस्टमेटिक सैंपलिंग में क्या करेंगे हम कि कंप्लीटली कोई एक सिस्टम फॉलो कर लेंगे। एवरी 4th कस्टमर, एवरी 3rd कस्टमर, एवरी 5th कस्टमर, या इतने बजे के बाद में जो पहला कस्टमर वॉक्स इन, फिबोनाची सीरीज। एवरी 10th क्वार्टर, एवरी 13th क्वार्टर, every 13th house, every 14th house, every 17th house, every 12th house. This is systematic sampling.